अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? बहुत बुरे? बहुत अच्छे। ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक बताएंगे कि जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को क्या चीजें समझ आई हैं और क्या नहीं समझ आई हैं। कौन कौन फर्स्ट क्लास में था आप में से? ऑलमोस्ट सभी थे। So I just need a simple feedback from your side that is there anything which you couldn't understand in the first class, and is there anything which you need more clarification on? कोई चीज जो नहीं समझ आई हो या कोई चीज जिससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन। एंड मुझे ना अपनी क्लासेस थोड़ी सी इंटरैक्टिव अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बच्चे तो मुझे लिख देते हैं मैसेजेस, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा एक सेकेंड, सारिम आवाज बहुत कम जा रही है, वो कह रही है क्या करें। ओके एक सेकेंड अली, जस्ट वेट, मैं चेक करती हूँ अगर आवाज कम है। अब आ रही है मेरी आवाज? आई होप कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। Students online, please let me know that if you can hear me clearly or not. Okay, thank you. सही है। हाँ तो अच्छा, जो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं जैसे आप सब हैं, तो आप मुझे जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपको कंसर्न हो, या जो भी चीज आपको नहीं समझ आ रही है, रेज योर हैंड एंड आस्क। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं अकेले जाके पूछ लूं, या छोड़ो ये मैं बाद में जाके एडमिन में बता दूं, तो इट इजंट इट वेरी मच कंफ्यूजिंग फॉर यू? तो जो भी क्लैरिफिकेशन करनी हो ना, आप मुझे उसी में पूछ लिया करें। अच्छा, आज की जो क्लास है वो आपका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस में एक टॉपिक है प्लानिंग, जहां से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्लानिंग? आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड यू लास्ट टाइम। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि प्लानिंग के और क्या क्या नाम जो है वो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, जो आप जिस नाम से आपको पता होना चाहिए कि ये प्लानिंग है? ठीक है, आइडिया जनरेशन इज ऑल्सो प्लानिंग। देन एक और वर्ड था, हाँ बोलो। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑल्सो प्लानिंग। ठीक है, और एनी काइंड ऑफ प्री राइटिंग एक्टिविटी इज बेसिकली प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग का जो क्वेश्चन आता है, या प्लानिंग जो आपको पढ़ाई जा रही है, वो इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे राइटिंग का जो पेपर है उसमें 10 मार्क्स आपके प्लानिंग के होते हैं। और वो कौन सी प्लानिंग आपको करनी होती है, लेट्स डिस्कस दैट टुडे। ठीक है, एक टॉपिक होता है एफिनिटी डायग्राम, यानी कि एक टाइप ऑफ प्लानिंग जो आपके पेपर में आती है, दैट्स कॉल्ड एफिनिटी डायग्राम। नाउ व्हाट इज एफिनिटी डायग्राम? एफिनिटी डायग्राम हमेशा आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स के साथ यूज होता है। आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक जो होते हैं उस पे किस तरह का ऐसे बनता है, कोई आइडिया है? आर्गुमेंट क्या होता है? बहस करना, राइट। ये ट्रांसलेशन है जो आपने मुझे दी। ठीक है, ट्रांसलेशन मुझे नहीं चाहिए। वेरी गुड। टू पीपल हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, हमेशा याद रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आर्गुमेंट क्रिएट करता है। अगर आप मुझे कोई चीज ट्रांसलेटेड बता देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं सामने आया। ठीक है, तो आई नीड अ डेफिनेशन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज बेसिकली आर्गुमेंट। आपका टॉपिक अगर इस तरह का आ रहा है कि शुड ऑनलाइन क्लासेस बी मोर फ्रिक्वेंट देन ऑन साइट क्लासेस, ये क्या है? आर्गुमेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें लाइव क्लासेस चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमें ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, do you think that the grading system in our education system is is appropriate or not? अगर आपको लगता है कि हाँ ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, तो आप कहेंगे यस इट इज अप्रोप्रिएट। अगर आपको लगता है इट इज नॉट, तो आप नो करके आप अपना आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स में दो स्टांस होते हैं। स्टांस का मतलब है दो ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है
राइटर पे यानी कि एग्जामिनी पे जो आप हैं कि आप क्या स्टांस ले रहे हैं, क्या आप टॉपिक के साथ जा रहे हैं अग्री करके, या आप डिसएग्री करके अपना एक स्टांस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको आर्गुमेंटेटिव टॉपिक इसी तरह से आएंगे। आर्गुमेंटेटिव टॉपिक में आप यूजुअली एफिनिटी डायग्राम बनाते हैं। एफिनिटी डायग्राम का स्ट्रक्चर आपके पेपर में बना हुआ आएगा इस तरह से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस बेसिकली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक बड़ी हेडिंग दिख रही है, बीच में एक ब्लॉक बड़ा दिख रहा है बीच में, वहां आएगा आपका टॉपिक, ठीक है। टॉपिक किस तरह का होगा, लेट मी शो यू द मॉडल पेपर, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल पेपर को आप बिल्कुल एक क्या कहते हैं फाइनल पिक्चर मत समझिएगा, क्योंकि आई कैप का ये मॉडल पेपर हमें दिया गया था व्हेन द पेपर, एक सेकेंड। हाँ, so this paper has been shown to us when PRC was launched, यानी कि जब PRC बिल्कुल लॉन्च हुआ था, ये उस वक्त का मॉडल पेपर है। तो अब इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि मॉडल पेपर या पेपर आपका किस तरीके का आएगा, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका मॉडल पेपर आता है वो इस तरीके से आता है कि आपका पेपर है तो डिजिटल, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने ऊपर दिया है, ये आपको सिर्फ एक मतलब रफ आइडिया है, ये जरूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस में आए। सीक्वेंस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी भी वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा जब आप लिखेंगे BWCS मॉडल पेपर। सो बेसिक, और अगर आपका ग्रुप बन गया है, आपका ग्रुप बना है कोई, ग्रुप 13 इन्फो, ठीक है, तो मैं उस पे आपको BWCS का मॉडल पेपर भेज दूंगी, यही वाला, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग लेटर, ठीक है, लिस्ट डाउन एनी 5 वीकनेसेस एंड रीड्राफ्ट इट। ये लेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम और नीचे आते हैं, मैं आपको ऐसे के क्वेश्चन की पहले एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आप अभी आज जो शुरू कर रहे हैं वो प्री राइटिंग एक्टिविटी है। ये है आपका ऐसे का क्वेश्चन। ऐसे का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको डायग्राम बनी हुई आ रही है, राइट। अब मैं इसको करीब करती हूँ थोड़ा सा, अब आप देखें, ये है फिशबोन डायग्राम जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो है एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी डायग्राम जो होती है वो हमेशा एक ऐसे टॉपिक के लिए आती है जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। अब अगर इस टॉपिक को हम गौर से देखें तो इसमें इन्होंने टॉपिक दिया है पेपर में, द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट, हो सकता है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं पढ़ के इसलिए सुना देती हूँ। द ग्रेडिंग सिस्टम should not exist to judge a student's abilities. Is it really an unfair way to analyze students' progress? बहुत सारे लोग कहेंगे yes, बहुत सारे लोग कहेंगे no, ठीक है, क्योंकि we all have difference of opinion. अगर आपने कहा yes, let's say, अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम आपको एफिनिटी की बना के दी हुई है, यहाँ पर जो मेन हेडिंग है यहाँ पर आएगा आपका टॉपिक। अब आप इतना बड़ा टॉपिक तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो आप सिर्फ लिखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो उस पूरे टॉपिक का कीवर्ड है। जब आपने वो कीवर्ड यहाँ लिख दिया तो अब आप अपने ही टॉपिक की प्लानिंग करेंगे। अगर आप कह रहे हैं यस, इट इज अनफेयर टू हैव ग्रेडिंग सिस्टम टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि भाई एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं या जिसमें ग्रेड्स या जो एक रिजल्ट बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस होती है, इट इज एक्चुअली अ वेरी डिमोटिवेटिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चा, हर बच्चा अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों की पोजीशंस आ गई तो वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, जिनकी पोजीशंस नहीं आई वो बेचारे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, राइट। लेकिन मेहनत सबने की, तो उनको लग रहा है कि इट्स एन अनफेयर सिस्टम। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड पॉइंट्स फॉर दिस, यू नीड टू गिव पॉइंट्स टू मेक योर ओपिनियन मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्टांस होता है आपका ओपिनियन,
और उसे आप सपोर्ट किस चीज से कर रहे होते हैं, रीजन से। अगर आपने कहा कि लेट्स से मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, किसी ने कहा, तो आपके पास उसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं, आप ये नहीं कह सकते आर्गुमेंटेटिव टाइम या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में कि बस मुझे अच्छी लगती है, मतलब ये इट्स वेरी इलॉजिकल वे ऑफ सेइंग। सो इफ यू लाइक ब्लू कलर, यू नीड टू गिव अ रीजन दैट व्हाई डू यू लाइक ब्लू कलर, व्हाट्स गुड अबाउट कलर ब्लू। ठीक है, सो मेनी पीपल कैन give these kind of examples के भाई blue is a very soothing color, it gives me peace, it gives me comfort, ठीक है, it's a very light color, it doesn't affect my eyesight, something like that, or it gives me a very cool effect, it looks good on me। ये सारे क्या है, रीजंस हैं। ये लॉजिकल रीजंस है। जब आप अपने ओपिनियन के साथ किसी को देंगे तो वो आपका ओपिनियन सुनेगा और समझेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे बस पसंद है मुझे, तो ये बेवकूफी कहलाएगी, इसमें आप कभी आर्ग्यूमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और आर्ग्यूमेंट कभी भी फॉर द सेक ऑफ विनिंग नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ कन्विंसिंग होता है। यानी कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं या एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपका ओपिनियन इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो, ना कि आपसे बहस शुरू करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर वो बहस कर भी रहा है, लेट्स से वो काउंटर पॉइंट लेकर आ रहा है, तो वो भी जब ही आपको अपना काउंटर पॉइंट प्रूव कर पाएगा जब उसके पास एक कन्विंसिंग पॉइंट या रीजन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने आप को उसी लेवल पे लाके सोचना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम इज अ गुड थिंग। कितने लोग हैं जो कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम होनी चाहिए? 1 2 3 4, वेरी गुड। और यहाँ से 5। ठीक है, तो अब आप मुझे सिर्फ एक एक रीजन दें कि क्यों होना चाहिए। ग्रेट, तो एक तरह का हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा है। ग्रेट, अब आप बताएं आप क्यों होना चाहिए। वेरी गुड, दे ऑल नो देयर पोजीशन दैट वेयर दे स्टैंड। गुड, आप बताइए। वेरी गुड, तो ग्रेडिंग सिस्टम इज बेसिकली a kind of reward, so if you get a reward after doing anything, then only you can get motivation। और किसने कहा था होना चाहिए? जी। हाँ, हाँ, आप उनकी कैटेगरी, आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं उनके स्किल सेट पे कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है और क्या नहीं है, विच सब्जेक्ट दे आर गुड इन। आप क्या बता रहे हैं? वेरी गुड, you can see your own mistakes and learn from them, and then what, you don't repeat it। ठीक है, और आप अपने आप को मजीद पॉलिश या improve कर सकते हैं। सो improvisation के लिए भी grading system is good। now the people who are saying that grading system doesn't help and it should not be there, कितने लोग हैं? माशाल्लाह, जीत गए तुम लोग। Great. So fine, huh? Is there anyone who doesn't want grading system? You people didn't raise your hand for the grading system। तो आप बताइए क्या grading system क्यों नहीं होना चाहिए? बस क्या बताइए हम, बस हार गए, जीरो। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर इन्होंने कहा आई डोंट अग्री विद द ग्रेडिंग सिस्टम, इट्स एन अनफेयर मीन्स, जो कि टॉपिक कह रहा है, ठीक है, और इनके पास रीजन नहीं हुआ, इनका ऐसे आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, राइट? तो इनको अपना ऐसे प्रोग्रेस करने के लिए पॉइंट्स लाने होंगे। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग के लिए प्लानिंग आपका सबसे इफेक्टिव पार्ट है। जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 3 सेगमेंट है। अच्छा, ये तो कोई बहुत एनलार्ज प्लानिंग दिखाई है किसी बड़े राइटअप की जिसमें 3 सेगमेंट्स बने, बिकॉज कि आप 3 कॉजेस या 3 रीजन दे रहे हैं। आपका ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन होगा जो पेपर में आएगा, वो सिर्फ 150 मार्क 150 वर्ड्स पे होगा। ठीक है, 150 वर्ड्स का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा दो, एक ओपिनियन के 2 रीजंस दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। क्योंकि जब आप उन दोनों रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 150 वर्ड्स पूरे होने लगेंगे और आपको कंक्लूड भी करना है, राइट? तो आपको ये इससे देख, इसको देख के ये डरना नहीं है कि मेरे से ऐसा आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं आएगा। आपको सिर्फ दो दो रोज में करना होगा। ठीक है, यानी कि आपका एक हेडिंग आई ग्रेडिंग सिस्टम। अब अगर आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं, आप इधर पॉजिटिव लिखेंगे और एक आध उसके नेगेटिव लिख देंगे। जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक्सटेंसिव टॉपिक है, वर्ड काउंट ज्यादा है, तो आपको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आप तीन तीन रीजंस देके वो, हाँ, एक ओपिनियन के तीन तीन रीजंस दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक ओपिनियन अगर लेकर आए हैं तो आप 150 वर्ड्स में कितने रीजंस देंगे? ये आपकी बुक ही, अच्छा मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, चलें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, The above items would be much better structured into subgroups as follows। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी दी
जिसमें उन्होंने आपसे क्या कहा, फॉलोइंग लाइन आइटम्स फ्रॉम अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें ये चीजें नोट की जा रही होती है। क्या क्या है ये सारी चीजें, उन्होंने लिस्ट डाउन कर दी, सिंपल। ठीक है, अब आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सी चीज एसेट में आ रही है और कौन सी चीज लाइबिलिटी में आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए इस तरह की चीजों के लिए जब आपको चीजों को कैटेगराइज करके देखना होता है तब एफिनिटी डायग्राम की प्लानिंग काम आती है। अब बात समझ आ रही है? तो एफिनिटी डायग्राम हमेशा ऐसे टॉपिक पे आता है जहां दो डिफरेंट चीजों को कैटेगराइज करना होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे देखो कैटेगराइज करके दिखाया है। अब समझ आया? वो जो इतने बॉक्सेस बन जाते हैं ना बुक्स में और पेपर में या दिखाए जाते हैं आपको मॉडल पेपर में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको सिर्फ एक बता रहे हैं कि एसेट, एसेट के अंदर भी दो सब कैटेगरीज है, नॉन करंट, करंट। इसी तरह इक्विटी लाइबिलिटीज में भी दो दो कैटेगरीज है। ठीक है, यानी कि इक्विटी और एक लाइबिलिटी। अब उन्होंने उसको मजीद एग्जाम्पलीफाई किया है। सो बेसिकली उन्होंने किया क्या है, मेन पॉइंट है एसेट, यानी कि वो पहले आपको अपने ऐसे में क्या समझाएंगे, व्हाट्स एसेट एंड व्हाट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जब उन्होंने ये डिफरेंस आपको समझा दिया, फिर वो उसको मजीद कैटेगराइज करके एग्जाम वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एसेट में भी दो डिफरेंट एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट और एक करेंट। और इसी तरीके से इक्विटी और लाइबिलिटीज में भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इक्विटी अलग, लाइबिलिटीज अलग। अब उन चीजों को, हाँ, वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एसेट और इक्विटी लाइबिलिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ टॉपिक आपका पूरा लाइबिलिटीज को डिस्कस कर रहा होता तब आप उसमें वो वाली सब कैटेगरीज भी डालते हैं। ठीक है, अब इन्होंने नीचे जो डाला है बुलेट पॉइंट्स में, वो क्या है, वो सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, जब हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे किसी ऐसे के लिए तो उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है। पहले आता है पॉइंट, ठीक है, जो पी से आएगा, यानी कि पॉइंट है वो आपका एक टॉपिक सेंटेंस कि आप इस पूरे पैराग्राफ में बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन। आगे आगे की फर्दर जो लाइंस होती है वो एक्सप्लेन करती हैं आपके उठाए हुए पॉइंट पे। ठीक है, जब आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन हमेशा आधी या इनकम्प्लीट कहलाती है जब तक उसके साथ एग्जाम्पल्स ना हो। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बड़ा ही मुश्किल, बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में या लेट्स से अकाउंट्स में, और उसकी एग्जांपल्स आपका टीचर आपको ना दे, बस थियोरेटिकल जो बुक में है वो पढ़ा के छोड़ दे, तो आप बताएं कि आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स में अभी आए हैं साइंस से, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि उनके पास रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल्स जो है वो पैराग्राफ का बिल्कुल एक मेन हिस्सा है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लानिंग में भी एग्जाम्पल्स इसीलिए दिखाई गई है कि ये आएंगी आपके ऐसे में। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बाद एक लास्ट पार्ट होता है पैराग्राफ का जिसे हम कहते हैं लिंक। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, वो तो पूरे ऐसे का होगा ना। पैराग्राफ का लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है लिंक। अब वो लिंक का मतलब क्या है, लिंक मींस कनेक्शन, ये तो हमें पता है। तो आप या तो अगर वो एक पैराग्राफ की चीज लिख रहे हैं तो वो कनेक्ट आप करेंगे दोबारा किससे, मेन पॉइंट से, वो है कंक्लूसिव लाइन। अगर आप उसको आगे वाले पैराग्राफ या आगे वाले पॉइंट से कनेक्ट करें तो वो लिंक कहाँ जाके मिलेगा, आगे वाले कि फर्दर इन दिस फील्ड वी हैव मोर थिंग्स टू डिस्कस एज लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे आपने कहा, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लाइबिलिटीज की टाइप बता सकते हैं अगर वो ऐसे लाइबिलिटीज पे है। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिंक करने का। तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड लेवल पे यही है। किसी भी तरह की राइटिंग आप दुनिया में करेंगे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो एक पैराग्राफ की स्पीच है, कुछ भी है, उसके ये पार्ट्स होते हैं, PEEL, पील। ठीक है, ये एक एक्रोनियम है जो आप याद कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। पी से पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट जो टॉपिक सेंटेंस है आपके पैराग्राफ का। जी बस, लिखना नहीं है तुम्हें कुछ। ठीक है, पी, पी से पॉइंट, फिर आप दूसरा ई जो है वो उसमें वो है एक्सप्लेनेशन, उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जब आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो यू नीड एग्जांपल्स, दूसरा ई एग्जांपल्स। ठीक है, और फिर इन सब चीजों को आप लिंक करते हैं या तो नेक्स्ट पॉइंट से या फिर उसी फर्दर उसी पॉइंट से जहां पे ये बात शुरू हुई थी। ठीक है, यूजुअली जब हम डिस्कशंस करने बैठते हैं या हम कोई बात ऑफिशियल या एकेडमिक लेवल पे बैठते हैं, एक तो होती है दोस्तों वाली बातें,
वो तो ऐसे वो शुरू होती है कि बात शुरू होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि आपने कोई नई मूवी देखी, आपने उस पर डिस्कशन शुरू किया, उस मूवी का कोई एक एलिमेंट लेके आपने वो डिस्कशन जोड़ दिया किसी और बात से, और इस तरह करते करते वो बात आगे निकलती है और वो कहीं और चली जाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ये है कैजुअल डिस्कशन। any discussion which is done casually where the topic or the context changes with the passage of time, that's casual. Any discussion which has one single topic and every other example is going to link back to that same topic, that is called discourse. Discourse, ठीक है? Discourse is a meaningful discussion. तो अभी इस क्लास में मैं आपको कहीं की भी एग्जांपल दे दूं, रोड की एग्जांपल दे दूं, खाने की एग्जांपल दे दूं, किसी चीज की भी एग्जांपल दे दूं, सारी बातें आगे लिंक कहां से होंगी? टॉपिक से, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक मीनिंगफुल डिस्कशन चल रहा है। डिस्कोर्स, जी, ठीक है? डिस्कोर्स यानी कि डिस का मतलब होता है किसी भी तरह का डिस्कशन, और कोर्स मींस मीनिंगफुल, व्हिच मींस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि इस बात का एक कॉन्टेक्स्ट है, इससे निकल के ये बात कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? यानी कि हम जितनी भी एग्जांपल दे रहे हैं इसमें, वो बात घूम के आएगी उसी टॉपिक पे, यानी कि अरे भाई डिस्कोर्स, हाँ जी, टू द टॉपिक विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। समझ आ गई यहाँ तक बात? तुम लोग वैसे मेरे कैमरे में ना इतनी गंदी शक्ल जाएगी फिर, जो मैं शक्लें बनाने लगूंगी ना तुम लोगों की हरकतों में। फिल्टर लगा? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आर्गुमेंटेटिव एसेज जो आप लिखेंगे, ये भी एक तरह के डिस्कोर्स है। इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन बात आपको लाके वहीं पे रखनी होगी कि आपने ये एग्जाम्पल क्यों दी, right? So you need to explain that, for example, somebody is saying that I get motivation with the grades, right? Because when I get good grades, I feel elated, I feel confidence, and I feel like studying more on that subject. ठीक है? Because grading system is one of the reasons why I want to study or why I developed interest in that subject. ठीक है? अब आप देखें, आपने बात आके वहीं पे जोड़ी उसी पॉइंट से, ग्रेडिंग सिस्टम से। तो हमेशा याद रखें, ऐसे में जितनी भी आप एग्जाम्पल, जितनी भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो सब चीजें जाके उसी पॉइंट पे रुकती हैं, या कंक्लूजन में उसी पॉइंट पे आती हैं जिससे बात शुरू हुई। कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है? नया पॉइंट नहीं होता। किसी भी जगह जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन का रिफ्रेज होता है। जो भी हमने बात इंट्रोड्यूस की थी उसको हम दूसरे लफ्जों में सम अप कर रहे होते हैं, बस। उसमें हम कोई नया पॉइंट नहीं उठाते। नया पॉइंट हम कहाँ उठा रहे होते हैं? बॉडी पैराग्राफ्स में, ठीक है? यानी कि अगर बॉडी पैराग्राफ आप बना रहे हैं, उसमें आपने एक अपना ओपिनियन डाला और ओपिनियन का एक रीजन डाला, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप नया ओपिनियन या अपना ओपिनियन के लिए आप दूसरा रीजन लेकर आए, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें जो नए पॉइंट्स होते हैं, वो हम बीच बीच वाले जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें उठा रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? एफिनिटी डायग्राम का मकसद समझ आ गया? अब मैं एक काम ये करूंगी आपके साथ कि आपको मैं दे रही हूँ दो टॉपिक्स, ठीक है? उन दोनों टॉपिक्स पे आप मुझे बना के देंगे एफिनिटी डायग्राम। अभी आपको कोई पैराग्राफिंग नहीं करनी, कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है कि आप अगर ऐसे इन टॉपिक्स पे लिखेंगे तो आपका डायग्राम जो है उसमें पॉइंट्स किस तरह आने चाहिए, या आप अपने ओपिनियन के साथ रीजंस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? दे दूं टॉपिक? पैराग्राफ अभी ना लिखे, पैराग्राफ की राइटिंग तो मैं अभी आपसे कराऊंगी जब ऐसे शुरू करेंगे। अभी हम सिर्फ प्लानिंग सीख रहे हैं। ये 10 मार्क का समझे आपका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी आपका ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, उसका पार्ट ए जो है वो प्लानिंग है, जो 10 मार्क्स है, ठीक है? अगर आपकी प्लानिंग सही हुई हुई है और वो ऐसे से मैच हो रही होगी, तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलेंगे, राइट? अच्छा, ठीक है। अब एक टॉपिक है, सब लिख ले वो, कैन यू ट्रस्ट व्हाट यू रीड ऑनलाइन? लिख रहे हो? कैन यू ट्रस्ट व्हाट यू रीड ऑनलाइन, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका,
चेक होगा बेटा, सब चेक। ये कौन है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है, ये टॉपिक सबने लिख लिया? ठीक है। दूसरा टॉपिक है, कैन सेल फोन्स बी एजुकेशनल टूल? ठीक है। कैन सेल फोन बी एजुकेशनल टूल्स? ठीक है। अब इस पे आपको बनाना है एफिनिटी डायग्राम। अब देखिए, टॉपिक है पूरे स्टेटमेंट्स। अब ये आप हेडिंग तो नहीं डाल सकते। आप पहला बॉक्स जो बना रहे हैं या जो भी आपकी मेन टॉपिक का बॉक्स होगा, उसमें आप रखेंगे कीवर्ड। पहले टॉपिक का कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन रीडिंग, वेरी गुड। दूसरे का? सेल फोन्स, ठीक है। सेल फोन्स एज एजुकेशनल टूल या सेल फोन्स फॉर एजुकेशन, ये सारी चीज, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक है। अब जो भी इन इस चीज से या स्टेटमेंट से अग्री करेगा, वो यस करके सोचे कि वो अपने इस ओपिनियन से अग्री कर रहा है, तो उसके लिए वो रीजन लाए, और वो एक तरफ रीजन लिखे, और जो नुकसान है वो भी एक तरफ मेंशन करे, क्योंकि ये वो अपने, हाँ, दो बॉक्सेस बन रहे हैं ना, दो लाइन, दो रोज बनेंगी जिस तरह यहाँ बनी हुई है। इधर आप लिखेंगे उसके बेनिफिट्स, अगर आप उससे अग्री कर रहे हैं, और उस तरफ आप नहीं, दोनों, ये तो इसमें सब टॉपिक ज्यादा है ना, आपका एक ही आएगा, राइट? तो आप अपनी बात को बैक कैसे करेंगी? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या, आप कौन सा टॉपिक अभी उठा रही है पहला? ठीक है। ऑनलाइन रीडिंग अगर आपका पहला टॉपिक उठा रही हैं आप, तो ऑनलाइन रीडिंग में आप क्या कह रही हैं कि डू यू ट्रस्ट इट और नॉट? You don't trust it. So if you are saying you don't trust it, you have to give reasons कि why you don't trust it. ठीक है। ठीक, और जब आप ये सारे मेंशन करने लगेंगी, तो आप ये भी बताएंगी आगे कि उसको ट्रस्ट करके क्या नुकसान होता है। ठीक है। लेकिन एक साइड आपकी खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वो आपका अपना ओपिनियन जो है वो प्रपोज कर रही होगी कि आप क्यों नहीं ट्रस्ट करती हैं। अगर आप ट्रस्ट कर लेंगी, तो आपको क्या, या आपको पिछले एक्सपीरियंसेस ऐसे क्या हुए थे जिसकी वजह से आप ये इस ओपिनियन पे आ गई? ठीक है। समझ आया? Online students, if you have any problem, you can ask me in the chat, and if it's clear, start practicing. उसी चीज के खिलाफ वो, जैसे आप क्या कह रहे हैं, आप टॉपिक पहले बताएं मुझे। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग, यू ट्रस्ट ऑनलाइन रीडिंग। ठीक है। तो आप पहले तो मुझे दो दो रीजंस दें कि आप क्यों ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब आप उसके सामने लिखें कि अगर मैं ऑनलाइन नहीं रीड करूंगा तो क्या नुकसान होगा मुझे। हाँ हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टू ओपिनियंस। सी, कोई भी बात या कोई भी सवाल उठता है तो उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बस आप पॉइंट्स देंगे, आपको यस लिखना भी नहीं है। आप यस कर रहे हैं ना इसके लिए, यानी कि आप अग्री कर रहे हैं, तो आप उसके रीजन दे दें खाली। यस कोई नहीं लिखे, नो कोई ना लिखे, मुझे यस नो नहीं चाहिए, मुझे आपके रीजंस पढ़ के समझ आ जाएगा वेदर यू अग्रीड और नॉट। ठीक है। ठीक है, मर्जी है। नहीं नहीं, मर्जी है, अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? कंफ्यूजन क्या है? तो ये बोलो कि मैं लेट आया हूँ। डू यू हैव योर बैग और राइटिंग मटेरियल विद यू? नहीं? कुछ है लिखने के लिए? अच्छा, इज इट योर फर्स्ट क्लास? Okay, so yeah, that's your third with me. It would be your second, right? So you don't have anything to write? Then what will you do now? मतलब कैसे लिखेंगे फिर?
क्यों इनको पेज दे दूं ताकि ये लिखना शुरू करें, और ऑब्वियसली पेन। PWCS इज ऑल अबाउट राइटिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज। तो इस क्लास के लिए तो आपको रजिस्टर या जो भी चीज है वो मेंटेन करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर इट्स यूजलेस, इट्स मोर लाइक राइटिंग रादर देन कॉन्सेप्ट्स। जनाब मैंने दो टॉपिक दिए हैं जिन पे आपको प्लानिंग करनी है, वो भी एफिनिटी फॉर्म में, ठीक है। एक है कैन यू ट्रस्ट व्हाट, सॉरी, व्हाट यू रीड ऑनलाइन, ठीक है। एंड दूसरा है, दूसरा टॉपिक क्या था? कैन, ओके, cell phones, can cell phones be become, can cell phones become education? ठीक है। हाँ, तो ये दो टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स पे आपको एक एक एफिनिटी डायग्राम बनानी है। अब जो भी आपका स्टांस है, इफ यू थिंक दैट यस सेल फोन कैन बी एन एजुकेशनल टूल, देन यू नीड टू गिव योर ओपिनियन विद रीजंस। तो आप यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में रीजंस देंगे, और उसी के सामने वाली तरफ आप वो रीजंस देंगे या वो ओपिनियन देंगे जो लोगों का दूसरा ओपिनियन है, जो लोग समझते हैं कि सेल फोन एक एजुकेशनल टूल नहीं है। तो आप उसके लिए क्या रीजन रखते हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है या क्यों लगता होगा। दोनों बातें ठीक होती हैं टू एन एक्सटेंड, लेकिन क्योंकि हमें एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो हम अपने पॉइंट पे लोगों को कन्विंस करते हैं जिसको हम स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं। जैसे यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि सेलफोन एजुकेशनल है और नहीं भी, विच इज ट्रू, बट विच एवर स्टांस यू बिलीव स्ट्रांगली वो आपका पॉइंट है, और दूसरा वाला जो है उसके लिए आप एक रीजन दे दें काफी है। तो आपका ये जो एफिनिटी डायग्राम है ना, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस सा बनेगा, यानी कि एक तरफ दो रीजन होंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, और एक तरफ सिर्फ एक रीजन होगा क्योंकि वो आपका वीक एरिया है। उस पर आप इतना नहीं सोच रहे जी। फोर तो बहुत है, क्योंकि अभी तो चलो प्लानिंग है, प्लानिंग में आप फोर भी लिख रहे हैं तो बहुत है, ऐसे के लिए दो भी बहुत है, क्योंकि ऐसे 150 वर्ड्स का है। क्या पॉइंट्स हैं आपके, आप पहले टॉपिक पे बताएं। टाइम सेविंग, ठीक है। सो समथिंग विच यू कैन एक्सेस रिपीटेडली, very good, it's mobile and it's remote. So it's a save, it's a money saving as well, ठीक है। तो ये आपके, हाँ, नेगेटिव क्या है? So you procrastinate, very good, और oh great, so it's not interactive, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया। आपका नाम क्या था? शेख बिलाल, हाँ। So he trusts, that's why he came up with the positive reasons, ठीक है। So if you really trust, तो आपके पास रीजन होना चाहिए ना कि आप ट्रस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये है, जब आपने चार पॉइंट इसके दिए, दो उसके दिए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इम्बैलेंस एफिनिटी। इसी तरीके से आपको एक इम्बैलेंस एफिनिटी बनाना है, ठीक है, दोनों टॉपिक्स के लिए। दूसरा टॉपिक भी किसके, इसी के, और दो और है। नहीं, आपने नेगेटिव भी चार निकाले, नहीं नेगेटिव आप दो रखेंगे। हाँ, क्योंकि आपका जो बिलीव है, आप क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली आपका ऐसे जो है उस तरफ जाएगा ना कि यू आर गोइंग टू कन्विंस ऑडियंस दैट यस इट इज अ ट्रस्टवर्दी थिंग जी।
आप क्या लिखना चाह रहे हैं? यू डोंट ट्रस्ट ऑनलाइन रीडिंग, व्हाई? नहीं नहीं, पहला पॉइंट क्या है? वेरी गुड, सो सम द इंफॉर्मेशन वी गेट ऑनलाइन इज नॉट ऑथेंटिक, नंबर वन। टू, नहीं तो ये तो एक ही पॉइंट हो गया ना कि इट्स नॉट ऑथेंटिक, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब आप मुझे एक रीजन और दें कि आप क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे। अनएथिकल तो नहीं, आप इसको ये कह सकते हैं कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट एंड इट्स टाइम वेस्टिंग, सो यू कांट ट्रस्ट ऑनलाइन रीडिंग। क्योंकि कभी कभी आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है जो आपको नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली वो आपको इसलिए पढ़नी पड़ रही है कि वो लिखी हुई है, और वो जब तक आप, नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं होगा, ठीक है। वो जब आ जाता है, जब आप, मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया जो है वो क्या एक ट्रस्टवर्दी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है या नहीं, वहां पर आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से वो एक ट्रस्टवर्दी प्लेस नहीं है। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एनीबडी कैन टेम्पर एनी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट, दैट्स द केस, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे भी एक आया है पॉइंट। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्या मैं इन लोगों के क्वेश्चन रिपीट करके आपको बताऊं? अच्छा ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं, नहीं ये मुझे क्वेश्चन, so basically students are not questioning, they are sharing their answers, so I'm just repeating those answers जो वो मुझे बता रहे हैं, वो basically सारे यही लोग एक्टिविटीज करें। और स्टूडेंट के क्वेश्चन से आप क्या मतलब आपको क्या चाहिए, what do you want to know about that, what kind of questions they are doing, so you can also do any kind of question related to the subject and related to the topic as well। फिलहाल तुम तो मशहूर हो गए भाई, लोग तुम्हारे क्वेश्चन को दोबारा सुनना चाह रहे हैं। किनको बोले आप, मुझे नहीं। हाँ वही, गर्ल्स, anybody who has done any one topic। ये आपको लगता है, ठीक है, तो क्यों लगता है वो रीजन दें आप। ये ओपिनियन है, जैसे आप, नहीं आप टॉपिक बताएं पहले। सो आप ये कह रही हैं कि फिजिकल रीडिंग इज मोर कन्वीनियंट। यू आर सेइंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल देन ऑनलाइन, ये लिखो फिर। हाँ, फर्स्ट हैंड, हाँ। फिजिकल गैदरिंग, मैंने गैदरिंग में कहा चला गया, ओके जी, सॉरी। हाँ, वेरी गुड, ये भी होता है, तो आप ये लिख सकते हैं समटाइम्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रस्टवर्दी बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग, ठीक है। मिसगाइडेंस इस कंफ्यूजन से ही आ रही है ना। चैट जीपीटी से क्या करना है? दोस्ती? हाँ, अच्छा, अच्छा, नहीं तो ये आप रीजन दे रहे हैं कि इसलिए अच्छा है ऑनलाइन, ठीक है ठीक है, हाँ। बिकॉज एआई हेल्प्स यू अ लॉट इन, क्या इसको कहते हैं, इन टाइम सेविंग, हाँ टाइम सेविंग है, ठीक है। चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी आपको क्या कह रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन, हाँ मतलब वो आपको ना एक, चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो आपको रेफरेंस देता है। रेफरेंस इन द सेंस के रेफरेंस होता है कि आप, वो जहां से इंफॉर्मेशन उठा के आपको दे रहा है ना, एंड में वो आपको बता देगा कि उसने यहाँ से रेफरेंस, इस रेफरेंस से दिया है, और वो आपको ये भी बता देगा कि ये कब तक की है, इसके बाद कहाँ से वो ऑब्सलीट हो गई। जैसे 2021 तक की अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो अब अगर कोई एडवांसमेंट 22 या 23 में हुई है, वो उसके पास नहीं है, वो बता देगा।
देन यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन ना, फिर आपको वो नई इंफॉर्मेशन के लिए खुद रिसर्च करनी होगी। जी, किसके लिए लिखा है अच्छा मुझे दूसरे टॉपिक पे आगे बताएं भाई, एजुकेशनल टूल क्या, व्हाट डू यू थिंक दैट मोबाइल फोन्स आर एजुकेशनल टूल्स? ठीक है, बताइए। हम्म। ओके, तो अब आपने इसको प्लानिंग के बॉक्सेस में कैसे लिखा है? ये तो आपने मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मुझे लग रहा था कि मैं उर्दू में एक ऐसे सुन रही हूँ, राइट? तो अब आप मुझे बताएं कि आपने इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखा होगा। ये बहुत बड़े हैं। अब आप एक बात बताएं, जब आपके पेपर में बॉक्सेस बने हुए आएंगे, यानी कि आपके एग्जाम में स्क्रीन में बॉक्सेस आएंगे, तो वो आपसे इसी तरीके से सिर्फ फ्रेजेस मांगेगा, ठीक है? आप वहां सेंटेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड कैरेक्टर्स देगा आपको। कैरेक्टर का मतलब है कि एक एक कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, सब कुछ काउंट हो रहा है, राइट? तो टाइपिंग में वो आपसे कहेगा कि मुझे पॉइंटर्स दो। अब जैसे ही एक बच्चे ने मुझे अभी रिस्पॉन्स दिया है, अब आप देखिए उसने कहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, ऑनलाइन रीडिंग के उसने अग्री किया। अग्री में उसने 3 पॉइंट्स दिए। वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। नंबर 2, कंटेन्स मोर रिसर्च इंफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 3, टाइम सेविंग, इट्स अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ व्हाट ही रोट इन डिसएग्रीमेंट, दो, नॉट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, विच इज फाइन, ठीक है। तो अब आप उसके इस प्लानिंग के स्ट्रक्चर से ये समझ सकते हैं ना कि उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। वो अग्री कर रहा है, वेरी गुड। जब वो अग्री करेगा तो जाहिर है अब जो वो ऐसे लिखेगा तो उसका पूरा ऐसे इस बात को कन्विंस कर रहा होगा कि भाई ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन में इतना फायदा है, टिंग टिंग टिंग, वो 3 फायदे बता रहे हैं। फिर वो ये भी कहेगा कि हाँ, स्टिल कुछ लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये, लेकिन इन चीजों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम ऑनलाइन को थोड़ा अच्छी तरह प्रमोट करें और उनको ऑथेंटिकेट करें, राइट? तो इस तरीके के आपको बुलेट टाइप फ्रेजेस या वर्ड्स मेंशन करने होंगे अपने डायग्राम में। आप पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं मेंशन करेंगे। समझ आ रही है? थैंक यू अली फॉर शेयरिंग दिस। यस, इट्स करेक्ट। ठीक है, अब आप बताइए। जी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, अब जो एक प्रॉब्लम मुझे सामने दिख रही है क्लास में, वो ये दिख रही है कि हमारे पास है लिमिटेड वोकैबुलरी। We have a lot of ideas, you people have a lot of ideas, but due to your limited vocabulary you won't be able to express it properly, ठीक है? जैसे अभी बिलाल के जो पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज हो सकते थे। इन्होंने कहा कि हम ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो इसकी जगह वो कह सकते हैं वी कैन हैव अ वास्ट नेटवर्क और वी कैन कोलैबोरेट विद द वर्ल्ड, ठीक है? अब आप आगे क्या बोलेंगे? और आगे एक और पॉइंट था आपका, ठीक है, वी कैन गेट और वी कैन एक्सेस न्यूमरस ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है? न्यूमरस, ठीक है, और diverse information or variety of information, so we can have a lot of words which we can use in planning. आई हाँ, क्या टाइम है, क्या टाइम? अच्छा, बात समझ आ गई? और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी सुनाओ। वेरी गुड। इट हैज बिकम अ नॉर्म, ठीक है। अब ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी हिडन है, ठीक है। ठीक है।
ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। when you form an opinion, you based your opinion on your experiences, तो वो एक ही बात है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, या तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी नहीं होती है, या वो पेड होती है और उसकी वजह से हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एफिनिटी का पर्पस समझ आ गया और उसको बनाना आ गया है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी आंसर शेयर नहीं किए, एटलीस्ट आई होप कि उन्होंने लिखे जरूर हो। ठीक है, उनको क्लास में बोलने में प्रॉब्लम होती है ना? बताओ। कम्यूट, वेरी गुड। हाँ, so that's a remote information which you are getting everywhere। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट, राइट। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से आपको अपने दोनों पॉइंट्स डिस्टिंग्विश करके एक ऐसे की, मतलब एक ऐसे की तैयारी करनी है। सो ये होती है एफिनिटी प्लानिंग, जो आर्गुमेंटेटिव टॉपिक के लिए होती है। ठीक है, ये तो हो गई एक तरह की प्लानिंग। एक ऑप्शन और आता है आपके पेपर में, जो बच्चे एफिनिटी पे कंफ्यूज्ड हैं। हाँ बोलो भाई। जी जी। हाँ तो वो तो आपके पेपर में नहीं आ रहा। हाँ, रीड कर लो अपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा देखिए, बहुत सारी, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बहुत क्लियरली बोली थी, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ठीक है, बिकॉज यू पीपल आर अपेयरिंग इन डिसम्बर, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर राइटिंग। ठीक है, सो अगर आप पेपर ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो वो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझना है तो आप वो कहते हैं मैं वो पढ़ा। ओ माय गॉड, नहीं नहीं। तो क्या करना है? पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है। देखिए, पेपर ओरिएंटेड पढ़ने में एक फायदा है सबसे बड़ा, वो ये कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने का टाइम बहुत मिलेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि बुक में वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सटेंसिव वे में समझाई गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, और एवरीथिंग इज नॉट कमिंग इन द पेपर। So for extensive knowledge, it's a good book, very good book. But for paper oriented preparation, I think इसमें से chunks उठाते हैं और practice करते हैं। Whatever you suggest. Second option, right? So मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एफिनिटी डायग्राम और फिश बोन इसलिए दिखाया क्योंकि इस चैप्टर से यही चीज आएगी जो पेपर में आती है। ठीक है, अब आपको अगर एफिनिटी समझ आ गया तो आपको ये पता होगा कि इसका पर्पस है आर्गुमेंटेटिव टॉपिक। पेपर में टॉपिक के साथ डायग्राम बना हुआ आता है। अब ऐसा, और दो टॉपिक आपको ऐसे लिखने के लिए आते हैं जिसमें से चूज आपको एक करना होता है और एक पे ऐसे लिखना होता है बस। तो जब आप चूज कर लेते हैं एफिनिटी का टॉपिक, समझे ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, लेकिन डायग्राम बनाने यानी कि प्लानिंग आपको एफिनिटी मुश्किल लग रही है, लेट्स से, तो मैं ये कहूंगी नहीं टॉपिक यही ले लेती हूँ, इस पे फिशबोन बना लूंगी, तो ये आपका गलत है। It's a wrong decision and you are not going to get marks for anything, not even for essay, not for planning. So you will get straight zero in this question. जी, so you need to be very very vigilant when you are selecting a topic कि topic और diagram साथ आएगी तो आपको ये choose वहीं पे कर लेना है कि भाई मैं affinity प्लानिंग कर आर्गुमेंटेटिव में लिख सकता हूँ या नहीं। अगर मैं लिख सकती हूँ आर्गुमेंटेटिव तो मैं ये वाला डायग्राम और ये वाला टॉपिक ले लेती हूँ। अगर मैं इस तरह का ऐसे नहीं लिख सकती और मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकती हूँ तो फिर मैं फिश बोन की तरफ जाऊंगी। नाउ फिश बोन इज अनदर काइंड ऑफ प्लानिंग। हाँ, मछली का कांटा। ठीक है, सो फिश बोन इज बेसिकली दैट टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, ओवर पॉपुलेशन, करप्शन तो बहुत बड़ी है बेटा, उस पर लिख लिख के तुम लोगों के हाथ थक जाएंगे, राइट? तो ऐसी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लमैटिक। तो कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए जब टॉपिक ऐसे में आता है
उस पे बनता है फिश बोन डायग्राम. नाउ व्हाट इज फिश बोन डायग्राम? बेसिकली फिश बोन डायग्राम इज आल्सो समथिंग रिलेटेड टू कॉजेज एंड रीजंस, लेकिन इस पे हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं किस पे? अपने मेन प्रॉब्लम पे. जैसे कि एग्जाम्पल आप देखें, बुक में बड़ी अच्छी दी है. प्रॉब्लम इन्होंने दिया है मेन, जो मछली का हेड है, हेड देखें, हेड क्या है? वेरी गुड. ठीक है, शॉर्ट सर्किट एट एन असेंबली एरिया. एक सेकंड मैं जरा चार्ट देखूं किसकी है. मेज व्हाट कैन बी द पॉइंट्स इफ वी डिसएग्री विद कैन सेल फोन्स बी एजुकेशनल टूल्स? इट इज डिस्ट्रक्टिव, oh sorry, distractive. It is bad for health. It is bad for your नहीं नहीं, इनअप्रोप्रिएट तो नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन है इसमें. सबसे ज्यादा जो मेन इशू है वो डिस्ट्रैक्शन है, एंड सेकेंडली आपका हेल्थ इश्यूज है. सबको नहीं चाहिए था, ये ओपिनियन है, राइट? ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट विल नॉट गिव यू अ वेरी एकेडमिक एनवायरनमेंट, दैट्स इट. अच्छा, अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें. इसमें इन्होंने जो मेन प्रॉब्लम सर पे रखा है वो रखा है शॉर्ट सर्किट इन असेंबली एरिया. असेंबली एरिया होता है जहां पे सारे तार आके मिलते हैं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हब फॉर ऑल द वायर्स, राइट? वहां हुआ है शॉर्ट सर्किट. तो जब हम इस तरह का प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हम फौरन पूछेंगे भाई उसकी वजह क्या थी, क्यों हुआ शॉर्ट सर्किट? अब जो बड़े बॉक्सेस हैं, जो हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं ब्लैक, ये सारे हैं कॉजेस फॉर दैट शॉर्ट सर्किट. नंबर वन इज हीटिंग, हीट अप हो गया होगा. दूसरा, पावर फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है. तीसरा, सर्विस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस नहीं हो रही है बहुत अरसे से. ठीक है. ह्यूमन एरर, किसी ने गलती से कुछ और चला दिया या कोई बटन. ह्यूमन एरर, परिंदा नहीं. हाँ, तो इसमें ह्यूमन एरर क्यों होगा बेचारा? मतलब ये तो परिंदा एरर है, राइट? ठीक है. अभी आपने देखे ये है कॉजेस. जो लाइट बॉक्सेस हैं जिनके एरोज इन बॉक्सेस इन लाइंस के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर स्मॉल बोन्स ऑफ फिश. नाउ दीज बोन्स आर बेसिकली इंडिकेटिंग रीजंस. ठीक है, रीजन फॉर नॉट द प्रॉब्लम, फॉर द कॉजेस. अब आप देखें इसीलिए वो एरोज कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? कॉजेस के साथ. ठीक है. सो हीटिंग जो हुई है वो हीट अप कब होती है चीजें? जब ज्यादा, यानी कि एक एसी है उसको कहा जा रहा है कि 7 घंटे से ज्यादा ना चलाएं, और आपने वो चला लिया 10 से 12 20 घंटे, ऑब्वियसली वो हीट अप हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से एक क्लास है जो आपकी 1.5 घंटे की है, अगर मैं 3 घंटे ले लूं तो क्या होगा? बर्न आउट, राइट? एक धमाका और सब बेचारे जल गए, राइट? तो इसलिए हर चीज जो है हम यहाँ पे इस तरह किस तरह की देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉज का रीजन देख रहे हैं. इसी तरीके से पावर फ्लक्चुएशन कब होती है? जब वोल्टेज ड्रॉप होता है. सर्विस मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हिच मींस के जो मेंटेनेंस कही गई थी आपने वो चीजों को फॉलो ही नहीं किया और अपनी तरफ से कोई एवी मेंटेनेंस करी. इसी तरीके से सस्ता मटेरियल यूज किया. ह्यूमन एरर, ऑपरेटर मिसहैंडलिंग, यानी कि आपने ट्रेन स्टाफ नहीं रखा, ऑब्वियसली उन्होंने मिसहैंडल कर लिया. अगर एक इंसान को गाड़ी नहीं चलानी आती, आप क्या चलाओ, तो ऑब्वियसली वो तो गाड़ी को ले आके ठोक देगा. ठीक है. सो ये जो रीजंस हैं, जो लाइट बॉक्सेस हैं, दे आर बेसिकली फॉर कॉजेस. अब आप आए अपने टॉपिक पे, यानी कि जब आप फिशबोन करेंगे तो फिशबोन पे आपको किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, लेट मी टेल यू. चॉइस हो, चॉइस, या तो आप एफिनिटी लें या फिशबोन, तो एक आप एक चूज करेंगे. ये ज्यादा इजी है. आई नो एवरीबडी इज गोइंग टू गो फॉर दिस बिकॉज इट्स मच इजियर देन नॉर्मल. अब आपको मैं एक देती हूँ. अब एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन पाकिस्तान. ये आपके पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है? तो 150 वर्ड्स का ऐसे है ना. ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल, देखिए बुक से एज इट इज, प्लीज रिलीजियसली बुक को फॉलो नहीं करें. ये ऐसी कोई सीक्रेट बुक नहीं. ये एक बुक है जो आपको एग्जाम्पल्स दे रही है. ठीक है. ये आपके लिए एक रिसोर्स पैक है. समझ में आ रहा है? जितनी भी पीआरसी की बुक्स हैं, दे आर रिसोर्स पैक. तो अगर आप उस मेंटालिटी से बैठे कि मैट्रिक और इंटर में हम बुक में से चीजें याद कर लेते थे सम्स, और एज इट इज पेपर में आ जाता था,
आते थे, मैथ्स के पेपर में आ जाता है। मेरे पास तो आया है भाई, मेरे जमाने में तो मैंने बुक के सम्स दिए हैं, देखे हैं पेपर में, मैंने उसको ऐसे। जी जी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ ऐसा भी होता है। तो अगर आप इसको ये समझो तो ऐसा नहीं है, दिस इज एन रिसोर्स पैक विच इज गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स कि इस तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको काम डिफरेंटली करना है। अब आप यहाँ पर देखें 150 वर्ड्स का ऐसे, तो आप चार चार कॉजेज और उसके चार चार रीजन तो मुझे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप दे भी रहे हैं लेट से, तो आप उन्हें ऐसे में कवर नहीं कर पाएंगे। 150 वर्ड्स में आप कितनी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कर सकते, यू नीड मोर पैराग्राफ। सो आपको रियलिस्टिकली सोचना है, टाइम भी सेव करना है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, आप यही नहीं करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 कॉज देंगे, 2 रीजन। अब जो मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, राइट? द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, लिखो। अच्छा, इस टॉपिक को हम जनरली यही सॉल्व करते हैं क्लास में, ताकि आपको एक एग्जांपल मिल जाए, और फिर जो 2 टॉपिक्स मैं दूं फिर आप उस पर अपना खुद काम करें। ठीक है, अब फर्स्ट करें, वहां मैंने लिखा डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान सर पे। ठीक है, पहला कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का, वजह क्या है, क्यों होती है डिफॉरेस्टेशन? ओवर पॉपुलेशन आपने लिखा ऊपर। ठीक है, अब एक कॉज और दे दे, मैन्युफैक्चरिंग, वुड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और ओवर पॉपुलेशन कॉज हो गए। ओवर पॉपुलेशन का एक रीजन चाहिए मुझे, इलिटरेसी और लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। ठीक है, कोई एक रीजन आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जब आपने नीचे इसमें इतना परेशान होने और हंसने की बात नहीं, इट्स द फैक्ट ऑफ आवर कंट्री। नीचे आपने लिखा क्या था दूसरा कॉज, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का रीजन क्या देंगे आप? ओवर पॉपुलेशन। आप इसको ये कह सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ओवर पॉपुलेशन को रिपीट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर रिपीटेड हो जाएगा तो मार्क्स कटेंगे, तो आप लिख दें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑफिसेज बन रहे। ठीक है, कमर्शियल, कमर्शियल यूज यानी कि अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आपका अर्बन एरिया इंक्रीज हो रहा है, शहर बढ़ रहे, तो जाहिर है जब शहर बढ़ेंगे हमें फर्नीचर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रूरल लाइफस्टाइल। ठीक है, सो वी नीड मोर फर्नीचर। ठीक है, सो इस वजह से ये हो गए 2 कॉज। अच्छा, ये तो एक कोई हतमी कॉजेज नहीं थे, ना ही कोई फाइनल रीजंस थे, आप डिफरेंट कॉजेज और रीजंस भी ला सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल on this topic. Now I'm going to give you a topic which you are going to make on your own. ठीक है, पहला है poor health care in rural areas. Poor health care in rural areas. ऑनलाइन भी कोई बोला अर्बनाइजेशन। जी मुदस्सिर, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गई, बस 2 कॉज 2 रीजन। ठीक है, और दूसरा एक और टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ जिसपे आप प्रैक्टिस करें। दूसरा टॉपिक है, हाँ, पुअर हेल्थ केयर, पुअर हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। दूसरा टॉपिक है रीजंस फॉर कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप को पता है क्या होता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में अपने फादर से हर बात नहीं कह सकते? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। So they have created that gap between their generation and your generation, that you cannot be very casual with them. So there's a limit and boundary which they set for you and you cannot cross it. ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन गैप। और अम्मी से सब कितना कैजुअल है, कितने लोग कैजुअल हैं जो हर बात कर सकते हैं? तकरीबन ज्यादा। लिख के भी दिखाओगे बेटा तुम, ऐसे जो 2 हाथ उठा रहे हो ना। और प्लीज इस क्लास में जितने लोग इस कैजुअल एटीट्यूड के साथ आए हैं दैट वी शुड नॉट ब्रिंग एनी स्टेशनरी एंड वी कैन बी जीनियसेस, उनको मैं प्लीज एक छोटा सा सजेशन देती हूँ, प्लीज अपने साथ कुछ लाना शुरू करें, क्योंकि ये टेक दिस लेवल ऑफ कोर्स सीरियसली।
otherwise it won't be easy for you to clear this exam, right? पहला वाला लिख लिया। कॉज, प्रॉब्लम का कॉज है, प्रॉब्लम तो है ना वो जो आप लिख रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसका रीजन। लैक ऑफ रिसोर्सेज में हॉस्पिटल, फार्मेसी सब आ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज इज अ अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, अब आप बताएं कि उसका रीजन क्या है। दूसरा कॉज है शॉर्ट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, ये सही है। पहले वाले का रीजन आप देंगी लैक ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, ये आप किसके लिए बता रहे हैं, हेल्थ केयर। पहला क्या है कॉज, करप्शन का रीजन। द सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फेयर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। सॉरी, नहीं तो ये एक ही बात हो गई, ये उसी से रिलेटेड आ रहा है। अब कॉज बिल्कुल अलग होना चाहिए। एक कॉज आपने बिल्कुल सही दिया, करप्शन है, जिसकी वजह से पुअर हेल्थ कंडीशन है। अब करप्शन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया फेयर नहीं है। बात हो गई। अब आप आए एक और कॉज देंगे, पुअर हेल्थ कंडीशन और किस वजह से है। जी, ये क्या है। हार्ड वर्क तो एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, फ्रेज है। इसको नेगेटिवली कैसे कहेंगे, हार्ड वर्क नेगेटिव वे में कैसे आती है। वर्क फोर्स शॉर्टेज इज बिकॉज ऑफ, क्यूट, वेरी क्यूट। एब्सेंस ऑफ स्टाफ, वो भी क्यों। नहीं नहीं, हेल्थ केयर रुक गया, पुअर हेल्थ कंडीशन इसलिए कि स्टाफ की कमी है। ठीक है, वी हैव क्या कहना चाहिए, लैक ऑफ स्टाफ। ठीक है, आपने ये लिख दिया लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की कमी जो हो रही है उसका रीजन क्या है।
लिविंग कंडीशंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? ये आप कह रहे हैं पुअर हेल्थ कंडीशन है क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज का रीजन क्या है? क्यों नहीं बने हुए? हाँ, सो लैक ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये रीजन है। समझ आ रही है मेरी बात? आप करना, मैं आपको क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप एक कॉज देते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम का, कि भाई इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि दिस रूम इज नॉट as cold as it has to be, ठीक है, क्या कॉज होगी इसकी? एसी सही काम नहीं कर रहा। एसी सही काम क्यों नहीं कर रहा? या तो सर्विस का, या तो मेंटेनेंस इशू है, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, या प्रॉपर इसको वॉट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आपको मैं बात समझ आ रही है कि आपको करना है क्या? प्रॉब्लम तो आपको दे दी है टॉपिक में, जो टॉपिक है वो मेन प्रॉब्लम है, उसका आपको एक कॉज ढूंढना है, और उस कॉज के पीछे भी एक रीजन होगा, वो आपको ढूंढना है। समझ आ रहा है जी? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, एक हो गया। ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप, गुड के तो छोड़ दें, लीडरशिप ही नहीं है, मतलब ओनरशिप भी नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो एक आपको दे दी है ना, प्रॉब्लम तो आपकी ये है कि हेल्थ केयर बहुत खराब है, तो उसका कॉज आप क्या दे रहे हैं? कम्यूटेशन, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रॉब्लम, और वो क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप कहेंगे। फ्यूडलिज्म इज वन ऑफ द कॉजेज, अगर आप कह रहे हैं, तो फ्यूडलिज्म के पीछे का रीजन क्या होगा? फ्यूडलिज्म रीजन, हाँ, इलिटरेसी ड्यू टू फ्यूडलिज्म, ठीक है, ओके। ये तो एक टॉपिक था, दूसरा टॉपिक, हाँ, जो कॉज है। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन अभी ना करें, क्योंकि वो तो आप ऐसे में लिखेंगी ना, तो आपकी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। मुझे आप ये बताएं, आपने निकाला लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप का जो कॉज है, सोशल मीडिया यूसेज, ठीक है, उसका रीजन क्या है? इसको एक वर्ड या एक फ्रेज में कैसे लाओगे? नहीं, आप इसको कहेंगे टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। आपकी जिंदगी में टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा जगह ले ली है दैट नाउ योर फिजिकल रिलेशंस आर नॉट compatible to it, ठीक है। You don't want to, for example, when you were, if you see a little bit backward, और आप 10 साल 5 साल पीछे जाके देखें, in a family environment people don't used to close their bedroom doors so often, but now everybody, even a child, need a privacy, because that is the place given to technology. Nobody wants to get disturbed when they are listening music or playing video games or using their gadget, right? So that's kind of a overpowering, ये होता है। अब जल्दी से बताओ, तुमने कितना लिखा है? जो तुम चाऊ चाऊ कर रहे हो पहले घंटे से अब तक, एक भी टॉपिक पे तुमने मुझे फीडबैक नहीं दिया है। पॉइंट कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरी क्लास में तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको नहीं, मुझे बताओ। तो क्या लिखा है? क्यों? अच्छा, लाके मुझे चेक कराओ। रीजन है? रिस्पेक्ट, हाँ, तुम्हें क्या कहा? लेट मैरिजेस, लेट मैरिजेस आप कॉज में डाल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो मैंने तो, अरे भाई,
ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक दिया है कम्युनिकेशन गैप इन रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन गैप। आपने लिखा उसका एक कॉज है लेट मैरिजेस। लेट मैरिज का रीजन क्या है? ये नहीं, ये तो हमें भी समझ आ गया, लेट मैरिज का मतलब यही है। लेट मैरिज का रीजन क्या है, क्यों लेट मैरिज हुई? ओवर एम्बिशन। ओवर एम्बिशन। एम्बिशंस। ओवर एम्बिशन। किसका? क्या मतलब? तो अच्छा अच्छा, रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन गैप आप, अच्छा ये जनरल वे में है, ठीक है। आपने कहा कि आपने कॉज बताया ड्यू टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का रीजन क्या होगा? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। जनरेशन गैप। तो आपने कहा कॉज है कम्युनिकेशन गैप में जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप क्यों आया है? वो कह सकते हैं उसमें रीजन आएगा लेट मैरिज। या एज डिफरेंस और जनरेशन गैप में फर्क क्या है? ओवर एम्बिशन क्या होता है? ओवर एम्बिशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सीए कंप्लीट कर लिया, लेट्स से आप क्वालिफाई हो गए कौन से एज में? जो अच्छी एज होती है वो क्या एज होती है? 25 में, ठीक है। आपके घर वालों ने कहा भाई बेटा तुम तो क्वालिफाइड सी हो, शादी कर नहीं, अभी तो मुझे इतना कमाना है, ठीक है। देन यू स्टार्ट अर्निंग। देन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग यू गेट ल्यूक्रेटिव पोजीशंस फ्रॉम बिग फर्म्स। और फिर आप कहेंगे कि इतना नहीं, ये तो मेरा बेंचमार्क नहीं है, मुझे इससे ज्यादा जाना है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं भी। now in that particular journey you forgot about your personal ग्रोथ। ठीक है, अब जब आपको जब एक जगह जाके आप सेटल हो जाएंगे और आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर आगे अब शादी करना हो तो आप हो जाएंगे 40 साल के या 35 साल के। उसके बाद जब आप शादी करेंगे तो ऑब्वियसली when you get old and your children will call you grandpa and then definitely। जी। लिख लिया, हाँ सुनाओ। तुम क्यों नहीं कुछ बताती हो? हाँ। एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? दैट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। attitude, we all have attitude. Attitude is basically internal, which we intangible है। attitude cannot be seen until unless you show some kind of action। behavior आपका tangible है क्योंकि वो आप perceive करते हैं। जब आप किसी को अपना behavior show करते हैं, bad और good behavior के through आपका attitude reflect होता है। attitude हम सब में है। फितरत को कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि चौड़े होके बैठ गए तो एटीट्यूड है, नहीं। वो वो एक्सप्रेशन जो है वो बैड एटीट्यूड की निशानी है। और जो इंसान झुक के मिल रहा है he has a good attitude because the behavior he showed shows reflect goodness। हाँ, तो वो क्यों कर सकते वो रीजन मुझे चाहिए। एक सेकंड, रुक जाओ। यार तुम लोगों को समझ नहीं यार उस मतलब what kind of attitude you people are holding right now? So your attitude is basically insolent because she can't speak, आप बोले चले जा रहे हैं। थैंक गॉड। जी आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ डिपेंडिंग ऑन होम रेमेडीज, ये आपका एक कॉज है। वेरी गुड, या इलिटरेसी लिखते हैं। हाँ ठीक है, आप ये भी कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बिलीफ और इलिटरेसी। ठीक है। ठीक है।
परसीविंग नेगेटिव इमेजेस, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, वेरी। आपका कॉज क्या है? नहीं तो बिजी का रीजन सिंपल है, ड्यू टू द कंपैरेटिव लाइफस्टाइल। हाँ तो कंपेटिटिव लाइफस्टाइल है, इसलिए तो लोग बिजी हैं, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर गोल विच दे हैव मेंटेन्ड फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, अभी मेरे पास एक और जो मुदस्सिर ने भेजा है, वो उन्होंने भेजा है, ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है। ओहो, इतना टीटी करते हैं ये लोग। लैक ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ड्यू टू लो रिम्यूनरेशन, वेरी गुड। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं है, इस वजह से पुअर हेल्थ कंडीशंस है। और क्यों एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं होते? क्योंकि उनकी सैलरीज इतनी नहीं होती, उनको वहाँ अच्छा पे नहीं करते, इसलिए एवरीबडी वांट्स टू कम एंड वर्क इन अर्बन एरियाज। नंबर टू, हर किसी को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लो लिटरेसी रेट ड्यू टू पॉवर्टी, ये सारी चीजें इनकी सही है। अब सेकंड टॉपिक जो है वो मुझे इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, मैं करूं या खुद करोगे? करो, दूसरा टॉपिक भी करो, पहला सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ तुमने क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्वेश्चन था ना तुम्हारे पास एक। जी, जो पीपल दोज हु आर सिटिंग एट द बैक, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बस आप बताइए। Silence is the best answer, but when you do silence, when you give this answer in the paper, you will get zero, and that's a good silence. ठीक है, it's a pause in your career, right? अब बताइए, और बताओ भाई, तुम लोग जो पीछे इधर बैठे हुए हो, जिनको एसी मिल रहा है और वो बहुत खुश हैं, चिल्ड हैं, इस वाले को यूं कर। हाँ हाँ, आप बताइए। लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी का रीजन क्या है? वेरी गुड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आज के दौर में। कम्युनिकेशन गैप आ ही इसीलिए रहा है कि आपके अंदर क्लैरिटी की कमी आ गई है। और क्लैरिटी की कमी आ क्यों रही है? बिकॉज both generations or two different kind of people are speaking different languages. Now here languages is not literal language के एक सिंधी और एक पंजाबी, ये वाला language difference नहीं। बेसिकली डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज ये है कि यू पीपल टॉक इन अ वेरी फास्ट पेस, ठीक है। फास्ट पेस का मतलब है मोस्टली यू आर टॉकिंग इन एब्रिविएशन, एक्रोनियम्स एंड इमोजीज, ठीक है। एज कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन, दे वांट एवरीथिंग इंटैक्ट एंड प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड, जो आप नहीं करते। हमारे जमाने से तो वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दिस इज द बेसिक गैप। और क्या है? अच्छा, बस एक ही इतना पावरफुल लिख के तुम बैठ गए, वाह भाई, पेन तोड़ दिया तुमने। और बताइए, आपको समझ आ रहा है? हाँ, नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे क्या आ रहा है फिर? ऐसे नहीं आ रहा तो वैसे क्या आ रहा है? हाँ, नहीं तो आप बोले कि कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का रीजन क्या है? वैल्यू डिफरेंस, ठीक है। हो सकता है आपको कोई चीज बहुत नॉर्मल लग रही है, कैजुअल लग रही है, लेकिन जब आप वो बोलते होंगे या आपने कभी बोली, आपके एक्सपीरियंस में है कि वो किसी को बुरी लग गई, तो एक, नहीं, वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता, वैल्यू डिफरेंस है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कोई चीज अच्छी है, आपके लिए नहीं है, आपको अच्छी। जैसे कि अभी लेट्स से एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग डिजिटल, ये हम सबको पता है। तो आपकी जो जनरेशन है, जब आपकी जनरेशन अपने लिए कोई टीम हायर करेगी, तो वो ये देखेगी कि वो डिजिटली बड़ा साउंड बंदा होना चाहिए, उसको एक्सेल पे काम आना चाहिए, उसको ये चीजें समझ आनी चाहिए, वो बड़ा ऐसा। पुराने जमाने के लोग कहेंगे, अच्छा हाँ ये सब तो सही है, ये बताओ लेटर सही लिख सकते हो, ठीक है। और वो आपकी ड्राफ्टिंग और इन चीजों पे गौर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है।
इसी तरीके से जब आप उन्हें किसी नए फर्म में हायर करें तो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम यही होता है कि वो डिजिटल चीजों को समझ नहीं पा रहे. सो देयर इज अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी. द गैप इज आल्सो कमिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की वजह से भी एक बहुत बड़ा गैप आया. So for example, girls can relate to it. In the previous time, usually the women at home, they used to do everything at home. But now we get instant packs, which we just mix in the food and it is ready, right? So that's so simple. Now, if you talk about these things in front of the old people, for example, not with your mothers, but with your grandmothers and stuff, they don't find it good. वो हमेशा यही comment करेंगी कि इसमें वो taste नहीं है. That's a very normal comment. Similarly, it happens with everything, everything. So ये एक ट्रेडिशनल डिफरेंस है, एक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है, हर तरह का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, 2 कमेंट आए हैं, ये भी देख लेते हैं. कम्युनिकेशन इज गैप हैपेंस ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग. ये इंग्लिश गलत थी बेटा, पढ़ना थोड़ा समझ आ रहा था मुझे. अच्छा, इन्होंने मुदस्सिर ने कॉज दिए हैं टेक्नोलॉजी इशू ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स. ठीक है. Fear due to generation gap, did not know how to talk with elders. इसको आप फ्रेज आउट करेंगे मुदस्सिर, आप ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज कि ये पूरा सेंटेंस है, राइट. सो यहाँ तक बात समझ आ रही है. फिशबोन हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और एफिनिटी किस तरह से. तो आज की जो क्लास थी वो बेसिकली प्लानिंग पे थी. मुदस्सिर का लास्ट वाला पॉइंट है फियर ड्यू टू जनरेशन गैप. ये तो पॉइंट ही अजीब सा है. ये वैल्यू डिफरेंस है. ठीक है. सो जनरेशन गैप, इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ रहा है. और जनरेशन गैप का रीजन ये है कि वैल्यूज अलग है. अब देखो ना, एक जो मॉडर्न आप व्हेन यू बिकम पेरेंट्स यू विल नॉट स्टॉप योर चिल्ड्रन टू यूज कंप्यूटर्स. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट दिस इज द फ्यूचर. बट योर पेरेंट्स विल ऑलवेज अटैक ऑन यू कि भाई कितनी देर तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो. ये होता है ना. इट्स अ वेरी सैड स्टोरी. सो बट यू कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज दैट्स अ जनरेशनल गैप. ठीक है. समटाइम्स दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट वी आर लिसनिंग लेक्चर्स ऑन मोबाइल्स. ठीक है. और वो समझते हैं कि शायद हम हर वक्त कान में घुसा गए बस पता नहीं क्या देखते हैं और सुनते रहते हैं, राइट. सो और सीए में आगे आपको ये वाला डिलेमा बहुत मिलेगा क्योंकि आप लोग बेचारे जो है वो इतने इतने आपके लेंथी कोर्सेज आएंगे कैप में और फिर जब आप वो पढ़ेंगे और लेक्चर्स बैठ के सुनते रहेंगे तो लोग यही सोच रहे होंगे गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, पढ़ता तो है नहीं, हर वक्त तो मोबाइल पे होता है. लेकिन उसे नहीं पता कि आप लेक्चर ही सुन रहे हैं, right? So that's the thing. So that's a generational gap which creates communication gap and also this is a value difference. ठीक है. अच्छा, आज का जो पूरा क्लास का टॉपिक था that is all related to two different kinds of plannings on two different kinds of topics. One problematic which needs a fishbone diagram जिसमें आप उस प्रॉब्लम का एक कॉज देते हैं और उस कॉज के पीछे का एक रीजन बताते हैं. ठीक है. और आपको पेपर के लिए सिर्फ 2 कॉजेज और 2 रीजंस प्रिपेयर अपने करने होंगे. लेकिन ऑब्वियसली टॉपिक अननोन आएगा, नोन नहीं आएगा. लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे टॉपिक्स देती रहूंगी टाइमली. ठीक है. इसी तरीके से इससे पहले वाली जो डायग्राम थी दैट वाज, हाँ, वो आर्गुमेंटेटिव टॉपिक के लिए थी. एफिनिटी डायग्राम जिसमें आपको दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेके चलना है लेकिन जिस तरफ आपका स्टांस है यानी कि जो ओपिनियन आपका है उसके रीजंस आपको ज्यादा देने हैं. सो लेट्स से अगर आप अपने स्टांस पे 2 रीजंस निकाल रहे हैं तो ऑपोजिट स्टांस पे सिर्फ एक रीजन देंगे. ठीक है. कि जो लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहे हैं. ठीक है. तो एक रीजन आपने दूसरों के लिए दिया, 2 रीजन आपने अपने ओपिनियन के लिए दिए. जी बेटा. ये बड़ी सिंपल सी बात है. ये तो एक एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दे. चले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, उस पर हम एफिनिटी देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स से एक टॉपिक आया पेपर में एफिनिटी का जो आपसे कह रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ मीट इन डाइट. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ मीट इन डाइट. डू यू रियली थिंक दैट मीट हैज बेनिफिट्स? इफ यू से हाँ, इफ यू से यस इट मींस आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ बेनिफिट्स हैं. अब आपको 2 रीजन देने होंगे मुझे कि क्यों आपको लगता है कि मीट मीट डाइट में बहुत बेनिफिट. फुल ऑफ प्रोटीन, नंबर 1. नंबर 2, फुल ऑफ
तुम तो भाई मेडिकल टर्म ले आए, मैं तो नहीं पता, मुझे नहीं पता ये। आई डोंट लाइक मीट बाय द वे, सो ऑब्वियसली आई एम अ वेजी लवर, तो मेरे पास तो और वैरायटी है बेटा। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने कहा प्रोटीन डाइट है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इट्स गुड इन टेस्ट। ठीक है, अगर आपने उसको टेस्ट वाइज देखना है, दो दो रीजंस आपने दिए। अब आप एक ना एक ये भी बताएंगे कि एक उसका नुकसान क्या है, लोग क्यों नहीं खाते, जो नहीं खाते वो क्यों नहीं खाते। हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, so that could be one of the reasons, because of the financial issues or maybe the financial conditions of the family, they don't prefer meat। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग के 10 मार्क्स हैं, और जब इसी प्लानिंग के पॉइंट्स पे आप ऐसे पूरा लिखेंगे उसके 20 है, तो टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ड्राफ्टिंग तो आप पूरा ऐसे, आपको ऐसे लिखना होगा, आप प्लानिंग करके छोड़ेंगे तो 10 मार्क मिलेंगे बस। टॉपिक यही होगा, उस पे आपने प्लान किया, प्लान में जो जो चीजें आपने डाली है वही आप ऐसे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आप 30 मार्क्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन ही आपका ऐसे राइटिंग है, इसीलिए मैंने इससे स्टार्ट कराया है। इट कुड बी क्वेश्चन नंबर 3 और मे बी 4, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि उसने प्लेसमेंट कैसे की हुई है, लेकिन यूजुअली 3 और 4 ही होता है। ठीक है, ए एंड बी पार्ट पे आएगा, ए पार्ट आपका प्लानिंग होता है, बी आपका ड्राफ्टिंग होता है। आपको जो टॉपिक्स पे आज प्लानिंग कराई है इन्हें याद रखें, क्योंकि जब हम ऐसे लिखना सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे बनाएंगे, क्योंकि प्लानिंग तो आपकी हुई भी होगी, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट, राइट। So today's lesson is all about affinity diagram and fishbone. Any que- हाँ, fishbone, right? अच्छा, any question from the online people? Who are you, bhai? If everything is clear to you people, then the class is ended. Okay, so we'll see you in the next class with the next topic. Thank you. Allah Hafiz. कौन? यार मैं तो इसमें इतनी अजीब सी आती हूँ, नहीं बिल्कुल अच्छी।